नमस्कार दोस्तों। आज जीके जीएस के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग यूपी पुलिस, जूनियर असिस्टेंट, अन्य विभिन्न एग्जामों के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को कलेक्शन किया गया है। आप सभी लोग इसको ऑप्शन वाइज देखिए और गेस करिए कौन सा उत्तर सही होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका? प्रस्तावना। ऑप्शन बी मौलिक अधिकार। ऑप्शन सी राज्य की नीति निर्धारक तत्व। ऑप्शन डी संविधान के सभी अनुच्छेद। उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई किसमें? प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रस्तावना में। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष बल दिया था? प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर, नीति निर्धारक तत्व पर। किस पे दिया था विशेष ध्यान? प्रस्तावना पर। किस पे दिया था? प्रस्तावना पर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में जनप्रिय प्रभुसत्ता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। कौन से शब्द हैं? जैसे लोकतांत्रिकवादी ये शब्द है, या फिर लोक गणराज्य है, या फिर लोक प्रभुसत्ता है, या हम भारत के लोग। तो भारत की प्रस्तावना जो शुरू होती है वो किस अक्षर से? हम भारत के लोग से। हम भारत के लोग से शब्दों से प्रारंभ होती है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, हम भारत के लोग। चलिए आगे देखते हैं। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है। ऑप्शन बी यह राज्यों का एक संघ है। ऑप्शन सी भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है, या यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। गणतंत्र किसको कहते हैं? ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्धारित होता है, इसलिए इसको गणराज्य कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, या हिंदू राष्ट्र, या हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, या इसमें से कोई नहीं है। भारत क्या है? भारत में कोई विशेष धर्म नहीं है, सभी धर्म हैं, सर्वधर्म संभाव है, इसलिए भारत ये ऑप्शन नंबर क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ है, या फिर राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार है, या फिर राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना है। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। कौन सा? राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, ये धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। चलिए आगे देखते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य क्या है? धर्म विरोधी है, धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, या फिर बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, या फिर अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, या किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, या संसदीय पद्धति वाला शासन वाला राज्य। क्या है? गणतंत्र होता है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत ना हो। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से वह दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन संविधान की उद्देशिका में किया गया था? वो कौन है? धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, या फिर प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, या फिर समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, या फिर धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो जाएगा? सी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए ये तो हमारे संविधान के कुछ क्वेश्चन थे। अब अगला जो है भूगोल से कुछ अच्छे क्वेश्चन को रखे हैं, इसको भी देख लेते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? 29%, या 57%, या 76%, या 97%। तो 29 किलोमीटर तक जो पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी 97%।
ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वायुमंडल की ऊपरी सीमा लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। वायुमंडल का 50% भाग 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। अथवा ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जल वाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है। वायुमंडल के निचले स्तर में भारी गैस एवं ऊपरी स्तर में हल्की गैसों की प्रधानता है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा? ऑप्शन नंबर सत्य ये है कि ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जल वाष्प की मात्रा बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 या जल वाष्प? तो ऑप्शन वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व जो है वो क्या है? जल वाष्प। इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों को रखे हैं आप लोग, कई बार इसका रिवीजन करते रहना और ये आगे एग्जामों में आने की संभावना है। चलिए, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, CO2? तो कौन सी गैस मिलती है? नाइट्रोजन। वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन मिलती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? आर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम, नियान? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आर्गन अक्रिय गैस है। वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है सूर्य की सीधे किरणों से या पृथ्वी के से विकिरण द्वारा या पृथ्वी के अंदर की उष्मा से या पृथ्वी की गति के घर्षण से। तो ऑप्शन नंबर हमारा वायुमंडल जो मुख्यतः गर्म होता है पृथ्वी की विकिरण से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हुआ? सॉरी। चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? पृथ्वी से विकिरण द्वारा। ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है? ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? या फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ओजोन? या फिर ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन? या फिर आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? क्लोरीन, CO2, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन? ऑप्शन नंबर क्या है आपका? CO2 उत्तरदायी है। अगला है, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन या आर्गन? कौन सी गैस रक्षा करती है? ओजोन। सूर्य की किरणों के द्वारा जो हमारा वायुमंडल की जो परत है वो किस गैस के द्वारा? ओजोन गैस के द्वारा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब अगला कुछ और क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु या केरल? तो हमारा क्या हो जाएगा? गुजरात। सर्वाधिक लंबा तट वाला कौन सा राज्य है? गुजरात है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड? किससे नहीं गुजरती है? हमारा मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, झारखंड से, लेकिन उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। इस प्रैक्टिस सेट में विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ते रहिए और ऑप्शन देखते रहिए। चलिए आगे देखते हैं। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा और आर्कटिक रेखा? तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है?
गुजरात से होकर गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है और पश्चिम बंगाल से गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है वह कौन सा है? उत्तर प्रदेश से गुजरती है? नहीं गुजरती है। हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है और बिहार से भी नहीं गुजरती है, लेकिन झारखंड से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक क्या है? केप केमोरिन, कैलीमेयर पॉइंट या इंदिरा पॉइंट या नारीमन पॉइंट? तो दक्षिणी नोक क्या है हमारी? केप केमोरिन। केप केमोरिन क्या बोलते हैं इसको? ये दक्षिणी नोक है, ये दक्षिण में सबसे है। और उत्तर में कौन सा है? उत्तर में कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, चलिए और देखते हैं। भारत के किस दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। और उत्तर में क्या है? इंदिरा कॉल करके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? पारसन पॉइंट, लाही चिंग या पिग्मेलियन पॉइंट या इसमें सभी? इंदिरा पॉइंट को ये सब नामों से जाना जाता है, तो इसमें से डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? केप केमोरिन, रामेश्वर, इंदिरा पॉइंट या इंदिरा कॉल? तो भूमध्य रेखा के निकट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ विज्ञान से रखे गए क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को देखते हैं, जो कि यूपी पुलिस और जूनियर असिस्टेंट में आने की प्रबल संभावना बन जाती है। इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट में एग्जाम्स में आते हैं उसी प्रकार से देख करके रखे गए हैं, इसलिए अच्छे से देखते रहिए इनको। चलिए आगे देखते हैं। कार्य का मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन, वाट या डाइन? तो कार्य का मतलब क्या होता है? जूल। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की, समय की, प्रकाश की, धारा की? तो क्या है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बल की एसआई यूनिट क्या है? बल की एसआई यूनिट क्या है? केल्विन, न्यूटन, पास्कल या फिर वोल्ट? क्या है? न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, या फिर सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से? तो ऑप्शन नंबर क्या हमारा सही हो जाएगा? खगोलीय दूरी पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी से खगोलीय इकाई संबंधित है। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। पारसेक इकाई है दूरी की या समय की या प्रकाश की चमक की या चुंबकीय बल की? तो पारसेक इकाई किसकी है हमारी? ऑप्शन नंबर ए दूरी की इकाई है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? रेडियो एक्टिव पदार्थ का सक्रियता, इसका एसआई मात्रक क्या है? क्यूरी है क्या? या फिर लेंस की क्षमता, डायोप्टर या ऊष्मा, जूल या दाब या दबाव का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल। तो आपका दबाव का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है, और ऊष्मा का जूल हो जाता है, और लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर हो जाता है। तो इसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता क्यूरी है? नहीं, ये हमारा ऑप्शन नंबर गलत। तो उत्तर हमारा यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति प्लस का, या उपयुक्त दोनों का, या इसमें से कोई नहीं? तो ल्यूमेन जो है हमारा ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? ज्योति की इकाई क्या होती है? सीमेंट या टेस्ला या लक्स या वेबर? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी लक्स। ज्योति का इकाई क्या है? लक्स। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे और क्वेश्चन को देखते हैं, कुछ किताबों से संबंधित हैं। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई? वेद व्यास द्वारा या पाणिनि द्वारा या सुखदेव द्वारा या वाल्मीकि द्वारा? तो अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है? रघुवंशम ये भी लिखी गई है, ऋतुसंहार ये भी लिखी गई है, और मेघदूतम ये भी लिखी गई है, लेकिन मृच्छकटिकम ये
कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है। चलिए आगे देखते हैं। चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कला से, विधि से, राजनीति से, चिकित्सा से। तो चरक संहिता हमारा किससे संबंधित है? कला से भी नहीं है, विधि से भी नहीं है, राजनीति से भी नहीं है, लेकिन चिकित्सा से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए, बीजक किसके वचनों का संग्रह है? बाबा फरीद के, रामानंद के, गुरु नानक के या कबीर के? तो बीजक किसका संग्रह है? कबीरदास। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पद्मावत कथा के लेखक कौन है? मुल्ला दाऊद, दामोदर कब या जयसी? तो पद्मावत कथा के लेखक कौन है? जयसी। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। चलिए अगला है काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की जाती है? ये क्या है? भामा द्वारा या मम्मट द्वारा या भरत मुनि द्वारा या दंडी द्वारा? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, दंडी द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। नागानंद प्रियदर्शिका एवं रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं? हर्षवर्धन की। कालिदास की बनी है, विशाखदत्त की नहीं है, लेकिन नागानंद प्रियदर्शिका या रत्नावली ये हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पुस्तक हुमायूंनामा किसने लिखी थी? हुमायूं ने, गुलबदन बेगम ने या बाबर ने या अकबर ने? किसने लिखी थी हुमायूंनामा? किसने लिखी थी? हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गुलबदन बेगम। मिताक्षरा किसकी रचना है? हर्षवर्धन की, विज्ञानेश्वर की या फिर कल्हड़ की या गेवलके की? तो किसकी रचना है? मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की रचना है। ये पुस्तिकाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कहीं ना कहीं हर एग्जाम में आई हुई हैं, इसलिए आप इनको देख के लिख लेना या फिर याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इस प्रैक्टिस शीट में मैंने छठे हुए क्वेश्चनों को रखा है, इसलिए आप लोग इसको एक दो बार देखिए तो सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत एग्जामों में, विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं। और जो प्रैक्टिस सेट बनता है या एग्जाम में आते हैं, जो कम से कम 2 4 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो विभिन्न एग्जामों से छांट कर ही लिखे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मिताक्षरा किसकी रचना है? विज्ञानेश्वर की। मिताक्षरा किसकी रचना है? विज्ञानेश्वर की। मिताक्षरा का संबंध किससे है? विज्ञान से, हिंदू दर्शन से या खगोल शास्त्र से? किससे है? हिंदू विधि से है। तो इस प्रैक्टिस में हम इतने ही क्वेश्चन रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और आगे अपने अन्य दोस्तों तक जो इससे संबंधित हैं, जो विभिन्न परीक्षा की तैयारी करते हैं, यूपी पुलिस या जूनियर असिस्टेंट या आरओ, तो वहाँ तक इनको इस वीडियो को पहुँचाइए। और धन्यवाद।